जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, आदिश बिना दिशा के, आदिश बिना दिशा के, और यहाँ पर सदिश, सा मतलब साथ में, और दिश मतलब दिशा, दिशा के साथ में। जय हिंद दोस्तों, हमारी YouTube चैनल PSH क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसे हम पहले से परिभाषा सहित लिख दिए हैं। जो हमारी टॉपिक है, अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज और सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अदिश राशि की परिभाषा क्या है? ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, आदिश बिना दिशा के, आदिश बिना दिशा के, और यहाँ पर सदिश, सा मतलब साथ में, और दिश मतलब दिशा, दिशा के साथ में। तो अदिश राशि की परिभाषा हो गई, ऐसी भौतिक राशि जिनका केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड, परिमाण मतलब मात्रा, इंग्लिश में मैग्नीट्यूड होता है, उनकी कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। अब सदिश राशियां की परिभाषा देखिए, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है तथा जो वेक्टर के योग के नियम का पालन करती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, अब सदिश, सा मतलब साथ, अदिश मतलब दिशा के, दिशा, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दिशा के साथ, जो राशि दिशा के साथ व्यक्त की जाती है उसे सदिश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण, अदिश राशियों का उदाहरण देखिए। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण में लंबाई, लंबाई क्या है? एक अदिश राशि है। अब लंबाई अदिश राशि है। कैसे अदिश राशि है? देखिए, जैसे इस मार्कर की लंबाई अगर कह दिया जाए कि 6 सेंटीमीटर है, इस मार्कर की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। अगर हम इस मार्कर को किसी भी दिशा में, मान लीजिए कह रहे हैं अगर पूर्व दिशा में, इस मार्कर की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, फिर पश्चिम दिशा में भी कहेंगे कि इस मार्कर की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में भी और उत्तर दिशा में भी। इस कहने का मतलब कि जो लंबाई है, इस मार्कर की लंबाई है, इस पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देखेंगे आप, जिस भी दिशा में इसे रखकर नापेंगे, इसकी लंबाई कितनी मिलेगी आपको? 6 सेंटीमीटर फिक्स है, ना इसकी लंबाई बढ़ेगी ना घटेगी। अगर हम मान लीजिए मेरी लंबाई 5-5.5 फुट है, अगर हम पूर्व मुंह करके खड़े हो जाएं तब भी हमारी लंबाई उतनी ही होगी, पश्चिम में करके खड़े हो जाएंगे तब भी उतनी ही होगी। मतलब कहने का मतलब लंबाई पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए लंबाई क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए लंबाई के बाद जैसे दूरी, दूरी, दूरी इसकी इंग्लिश होती है डिस्टेंस। ये क्या है? एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। कैसे एक अदिश राशि है? मान लीजिए कि कोई ओ है, यहाँ पर ओ का घर है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर इसके 5 दोस्त हैं, इसके 5 दोस्त हैं जिनका घर 10-10 किलोमीटर, सभी ओ के 5 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई, 5 दोस्त हैं जिनका घर ओ के घर से कितनी दूर है? 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कितनी दूर है? 10 किलोमीटर दूर है। अगर ओ से कह दिया जाए कि भाई आपको अपने एक दोस्त के यहाँ जाना है, ठीक है, ओ से कह दिया जाए कि आप अपने दोस्त के यहाँ जाइए, तब ओ क्या करेगा? यहाँ से अपने घर से किसी भी दोस्त के यहाँ जा सकता है, किसी भी दोस्त के यहाँ जा सकता है, और जब वो जाएगा कितनी दूरी तय करेगा? 10 किलोमीटर ही तय करेगा। मान लीजिए एक का 11 किलोमीटर है, तब भी वो किसी भी दिशा में अपने दोस्त के किसी भी दोस्त के घर जा सकता है। लेकिन अगर ओ से कह दिया जाए कि सिर्फ आप अपने दोस्त के अपने ए वाले दोस्त के यहाँ ही जाइए, तब वो अन्य दिशा में ना जाकर एक ही दिशा में जाएगा। यहाँ पर जब दिशा का बोध हो जाएगा तब दूरी एक अदिश राशि नहीं रहेगी, फिर सदिश हो जाएगी। इसीलिए दूरी एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि ओ जो है वो किसी भी अपने दोस्त के यहाँ जा सकता है। ठीक है, अब दूरी से इस तरफ जो एक उदाहरण बनेगा, मान लीजिए सदिश में एक उदाहरण ले रहे हैं हम, विस्थापन। क्या है? विस्थापन। अब दूरी का, इसे हम साथ में पढ़ेंगे क्योंकि इसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है, और इसका मात्रक भी
मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है और दूरी का मात्रक भी मीटर होता है। अब देखिए, अगर दूरी कह दिया जाए, ओ अपने किसी भी दोस्त के यहाँ जा रहा है तो कितनी दूरी तय कर रहा है, 10 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर ओ से कह दिया जाए कि आप भाई सिर्फ एक ही घर पर जाइए, तब वो क्या करेगा, ए का घर जिस दिशा में होगा ए उसी दिशा में जाएगा। यहाँ पर दिशा जब फिक्स हो जाएगी तब क्या होगा, यहाँ पर विस्थापन होगा, और वो विस्थापन कितना होगा, 10 किलोमीटर का होगा। विस्थापन तो 10 किलोमीटर होगा। विस्थापन है, विस्थापन का मतलब होता है वस्तु की स्थिति, वस्तु अपने पहले की स्थिति से अब जहाँ पर है उसकी स्थिति क्या, कितनी दूर है, कौन सी स्थिति पर है, यही मतलब होता है विस्थापन का, ठीक है। तो आप देखेंगे वो जो अपने घर से एक ही घर पे गया है, उसके अपने पहले वाली जगह से कितनी दूर है, 10 किलोमीटर, मतलब विस्थापन 10 किलोमीटर हुआ है, ठीक है। और दूरी भी कितनी दूरी चला है, ये जो अपने घर से वो एक ही घर पे गया है, इनके बीच की दूरी कितनी है, जो इसकी लंबाई है, जो सड़क है उसकी लंबाई कितनी है, 10 किलोमीटर है। तो दूरी भी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर हो गई। अब हम बताए थे कि विस्थापन से वस्तु की स्थिति का बोध होता है। अब देखिए, अगर हम कह रहे हैं फिर से कि जो वो पहले एक ही घर पे गया था, अब क्या करेगा, फिर वापस आ जाएगा अपने घर पर, तब क्या होगा कि दूरी कितनी हो जाएगी, पहले 10 किलोमीटर गया था फिर 10 किलोमीटर आया, तो क्या हो जाएगा, दूरी जुड़ जाएगी, 20 किलोमीटर हो जाएगा ना। पहले 10 किलोमीटर वहां गया, फिर 10 किलोमीटर आया, पहले 10 किलोमीटर चला 10 और फिर आया 10 20 किलोमीटर हो गया। लेकिन विस्थापन से क्या पता चलता है, स्थिति का पता चलता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि अब जो ओ है वो कौन सी जगह पर है, तो अपने घर में ही, मतलब उसने कोई विस्थापन नहीं किया, मतलब विस्थापन जो है शून्य है। विस्थापन क्या है, उसका विस्थापन शून्य है, 0 है। और विस्थापन बराबर होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति। अगर हम इस सूत्र पर रखेंगे तभी हमारा विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि जो पहले स्थिति है वो कितनी है, 10 किलोमीटर, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है, प्रारंभिक स्थिति 10 किलोमीटर, और जो अंतिम स्थिति है, जब पुनः बाद में लौट कर आया अपने घर पर तब भी 10 किलोमीटर तय किया, इसलिए क्या हुआ यहाँ पर 0। अब इससे पता चलता है दूरी जो है, दूरी सदैव धनात्मक लिखी जाती है, धनात्मक, ठीक है। दूरी जो है सदैव धनात्मक होती है, ये शून्य नहीं हो सकती। जब कोई दूरी हम चले ही नहीं तो क्या होगा, शून्य नहीं होगा। दूरी तभी होती है जब हम कुछ जाते हैं, कुछ रास्ता तय करते हैं, ठीक है। और जो विस्थापन होता है, यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है कि विस्थापन शून्य होता है। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। विस्थापन में तीनों कंडीशन देखने को मिलती है, और जबकि दूरी में केवल दूरी धनात्मक ही लिखी जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब विस्थापन में कैसे जुड़ता घटता है, अब देखिए, जो वेक्टर के योग का नियम है वो कैसे है। ये जो दूरी है, ये लोग जो अदिश राशियां हैं वो गणित को मानती हैं, ये क्या करती हैं, गणित के नियम को पालन करते हैं। गणित जैसे जोड़ी घटाई जाती है, जैसे मान लीजिए 10 20 हो गया और 10 - 10 बराबर 0, ठीक है। एक गणित के सेम नियम से जुड़ते हैं, जबकि जो सदिश राशियां होती हैं वो गणित के नियम को नहीं मानती, उनका अलग नियम है, जो है वेक्टर का नियम, इसे वेक्टर का नियम कहते हैं। और जो ये जुड़ता है उनका सूत्र है वेक्टर r बराबर √ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2 × a b, वेक्टर a वेक्टर b cos थीटा, ठीक है। अब इस सूत्र से हम और कुछ बातें करेंगे, जैसे कि ये जो तीर लगा है किस लिए लगा है, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है। अब आप देखिए, यहाँ पर जो ये तीर है, तीर इसका मतलब हुआ, इसे हम पढ़ते हैं वेक्टर सदिश। ये जो तीर है वो सदिश को निरूपित करता है, ठीक है, सदिश को निरूपित करता है। जो तीर की लंबाई है उसके परिमाण को क्या करता है, उसके परिमाण को व्यक्त करता है, ठीक है। और जो तीर का सिरा है
उसके दिशा को, किस दिशा में सदिश राशि जा रही है, विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, ये नोक तय करेगी। ठीक है इसका। तो ये जब तीर की लंबाई है उसके परिमाण को और जो सिरा है उसकी दिशा को व्यक्त करता है। अब देखिए विस्थापन कैसे जुड़ता घटता है इसी के आधार पर। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पहले पूरा दिशा में बिंदु ए से तीन किलोमीटर जाता है। ठीक है, 3 किलोमीटर जाता है। 3 किलोमीटर एक व्यक्ति बिंदु ए से आ रहा है बिंदु बी। फिर क्या किया इसने, बिंदु बी से बिंदु सी तक 4 किलोमीटर तय किया। अब आप बता सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसका विस्थापन कितना होगा। विस्थापन का सूत्र तो हमने बताया था, अंतिम स्थित 4 किलोमीटर हो गया और प्रारंभिक स्थित 3 किलोमीटर हो गया, मतलब 1 किलोमीटर। जो व्यक्ति का विस्थापन हुआ 1 किलोमीटर है, जो कि यहाँ पर ये नियम नहीं लगेगा। ठीक है। अब देखिए जो हम विस्थापन से बताए थे कि विस्थापन का मतलब है कि वस्तु की स्थिति। अब यहाँ स्थिति मतलब कि जो व्यक्ति है ए से सी तक उसके बीच की दूरी कितनी है, यही तो होगी ना उसके बीच की दूरी। जहाँ व्यक्ति था पहले और जहाँ अब है उसके बीच की दूरी कितनी होगी, यही होगी ना। अगर यहाँ पर ऐसे कोई रेखा खींच दिया जाए तो यही होगी इसके बीच की दूरी। अब इसे जोड़ने के लिए यहाँ पर मान लीजिए 90 एंगल है, पूरब और दक्षिण दिशा में गया है तो 90 एंगल पर गया। ठीक है। अब इस सूत्र पर रखेंगे तब क्या आएगा, वेक्टर आर। वेक्टर आर का मतलब हो गया रिजल्टेंट। वेक्टर आर बराबर, मान लीजिए इसे वेक्टर ए मान रहे हैं 3 किलोमीटर और इसे वेक्टर बी मान रहे हैं, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9। ठीक है। और बी का करेंगे 4, 4 चौक 4 गुणे 4 बराबर 16, 4 चौक 16। और यहाँ पर 2 इंटू में है, 2 इंटू 4, 3 इंटू 4 और cos 90। cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तब हमें इसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर जो आएगा रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो √25 आएगा, 16 9 25 हो जाएगा और जो इसका वर्गमूल होगा वो 5 होगा, 5 किलोमीटर। कहने का मतलब जो यहाँ पर विस्थापन हुआ है, जो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति है बिंदु ए से सी तक गई है, उसके बीच में कितनी दूरी है, 5 किलोमीटर का दूरी है। ठीक है। आप देखेंगे कि अगर गणित का नियम से अगर हम सीधा सीधा जोड़ लेते, जैसे कि विस्थापन कितना हुआ अगर आप बताएंगे इसे जोड़कर 4 3 7 किलोमीटर, तो गलत हो जाएगा। यहाँ से तो बिंदु पहले ए से बी फिर बी से सी तक इतनी दूरी तय किया है। अगर हम दूरी पूछ लें तो पहले ए से बी तक गया फिर बी से सी तक, मतलब इसने कुल कितनी दूरी तय की है, तो कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर, जो कि गणित के नियम से जुड़ा है। और जो 5 किलोमीटर आया है वो किसके नियम से आया है, वेक्टर के नियम से आया है। ठीक है। अब हम इसे मिटाएंगे। अब दूसरा उदाहरण ले रहे हैं हम। अब जैसे चाल हो गया, इस तरफ हो गया चाल, चाल। ठीक है। स्पीड, इसकी इंग्लिश स्पीड है। इसका मात्रक पहले सूत्र लिखिए, सूत्र होता है दूरी बटा समय, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और इस तरफ ले रहे हैं सदिश में उदाहरण ले रहे हैं, सदिश का उदाहरण हम वेग ले रहे हैं। ठीक है। वेग का जो सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन का जो मात्रक होता है, दूरी का जो मात्रक होता है विस्थापन का होता है, तब इसका मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर आपको भी देखने को मिलेगा कि इधर दूरी का मात्रक जो था वही विस्थापन का था, दूरी
लेकिन एक अदिश राशि थी और विस्थापन सदिश राशि थी। अब देखिए जो चाल है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग जो है उसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन चाल को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि वेग को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है। तब हम क्या करेंगे, इसके जो पहला अक्षर है उसे लिखेंगे और इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, हो जाएगा सदिश अब निरूपित हो गया। ठीक है, अब इससे पता चल गया कि ये कौन सी राशि है, वेक्टर लग गया तब सदिश राशि है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन चाल अदिश वेग सदिश होता है। अब इसे कैसे समझे, अब देखिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो एक रास्ते पे जा रहा है, उसकी चाल अगर हम कह दें कि 3 किलोमीटर प्रति मिनट है, या यहाँ पर मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तब इसकी चाल 1 घंटे में, जो मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसका नाम है यम मान लीजिए, ठीक है, जो ए से बी तक जाता है और यहाँ से मान लीजिए इसकी दूरी 30 किलोमीटर है, तब ये जो यम की चाल है 1 किलोमीटर में इसने यहाँ तक की दूरी तय की, 30 किलोमीटर तक तय की। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका विस्थापन कितना हुआ, तब विस्थापन भी 30 किलोमीटर होगा, और विस्थापन जब 30 किलोमीटर होगा, 30 किलोमीटर विस्थापन हुआ, समय कितना है, समय 1 घंटा है, तब इसका वेग भी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, और इसकी चाल भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन वेग में यदि दिशा बदल दी जाए, जो चाल है, वेग है, अगर वस्तु की चाल बदल दी जाए या दिशा बदल दी जाए, तब वेग भी बदल जाएगा। ठीक है, इसे देखिए इस प्रकार है, जैसे कि मान लीजिए पहले किस दिशा में गया, पश्चिम दिशा में गया 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ठीक है, फिर क्या किए, यहाँ से दूसरा कोई है, वो जा रहा है 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ठीक है, अब क्या हुआ, ऐसे यहाँ से मान लीजिए कि ये यहाँ से 3 किलोमीटर गया, 3 मीटर प्रति सेकंड से गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इसकी चाल थी वो 4 मीटर प्रति सेकंड थी, यहाँ पर दिशा बदल गई तो वेग भी बदल गया, 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, अब जो इसका औसत वेग भी निकलेगा, अगर हम विस्थापन इसका निकालेंगे, अभी निकाले तो विस्थापन कितना हमारा आया था, यहाँ आएगा 5 मीटर आएगा, विस्थापन 5 मीटर आएगा, और जो वेग निकलेगा, वेग भी कितना निकलेगा, औसत वेग 5 मीटर प्रति सेकंड निकलेगा ना। कहने का मतलब वेग को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है, और चाल को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब जैसे कि मान लीजिए इस आदमी की चाल कितनी थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अगर यही कह दिया जाए कि इस व्यक्ति की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब तो ये चाल हो गई। अगर यही कह दिया जाए कि इस व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दक्षिण दिशा में है, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में, तब क्या होगा, ये वेग हो जाएगा। जब दिशा को बता दिया जाएगा तब वेग हो जाएगा। ठीक है, अब इसे भी मिटाएंगे हम, ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसलिए हम जल्दी जल्दी यहाँ पर बातें करेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपकी जितनी मूल राशियां होती हैं, अन्य उदाहरण देख लीजिए। अब इसमें मूल राशियों क्या आता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, 1 2 3 4 5 6, और एक क्या होता है, ज्योति तीव्रता। ये जो 7 मूल राशियां हैं, मूल राशियों की संख्या 7 होती है। जो मूल राशियां हैं वो सभी क्या हैं,
एक अदिश राशि है। जितनी भी मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियां हैं, 7 मूल राशि अदिश राशि है। इस सदिश राशि में जितने भी राशियां आती हैं वो क्या होती हैं, सब व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। ठीक है, जो इन्हीं मूल राशियों से उत्पत्ति होती है। जैसे मान लीजिए वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटा समय। जो विस्थापन है किससे आता है, लंबाई से आता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। और समय, आप देखेंगे कि लंबाई, लंबाई एक क्या है, मूल राशि है, और समय भी मूल राशि है, लेकिन ये दोनों अदिश राशि हैं। इनसे जो उत्पन्न हुआ वेग, वो वेग क्या बन गया, सदिश राशि हो गया। ठीक है, अब इसी उदाहरण के श्रृंखला में हमारा एक अपवाद है जो विद्युत धारा है। इसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, लेकिन ये अदिश राशि होती है। ठीक है, अब इसे हम देख रहे हैं यहाँ पर विद्युत धारा। पहले हम बता देते हैं आपको कि विद्युत धारा एक अदिश राशि क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर के योग के नियम का पालन नहीं करती, इसीलिए विद्युत धारा को किस श्रेणी में रखा गया, अदिश राशि में रखा गया। अगर ये विद्युत धारा इस नियम का पालन करती तब इसे सदिश राशि में रखा जाता है। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई राशि, कोई भौतिक राशि सदिश राशि है तब उसमें दिशा का होना अनिवार्य है। अगर वो पहले से कोई राशि दे दिया कि ये राशि सदिश है तब उसमें दिशा हो सकती है, लेकिन यदि कह दिया जाए कि ये भौतिक राशि, इस भौतिक राशि में जैसे कि मान लीजिए ए है, एक भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि है, इसे सदिश पहले से घोषित कर दिया गया, तब तो ये पक्का पता चल गया कि इसमें दिशा भी होगी। अगर ये पहले से घोषित कर दिया गया कि एक ए सदिश राशि है, ए एक सदिश राशि है, तब उसमें नो डाउट आप बिना हिचकिचाए कह सकते हैं कि इसमें दिशा होगा। लेकिन यही कह दिया जाए कि ए में दिशा है और वो एक सदिश राशि है, ए में दिशा है और वो एक सदिश राशि है, तब यहाँ आप ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि वो सदिश राशि हो भी सकती है, मतलब सदिश राशि ही होगी, क्योंकि वो सदिश राशि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ विद्युत धारा, विद्युत धारा का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि विद्युत धारा में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, लेकिन ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। सदिश राशि होने के लिए भी आवश्यक है, सबसे इम्पोर्टेंट इन दोनों से इम्पोर्टेंट है कि दिशा से भी इम्पोर्टेंट है कि वो किसका पालन करे, वेक्टर के नियम का, वेक्टर के योग के नियम के अनुसार जुड़े घटे। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा, मान लीजिए एक तार है। ठीक है, जब तार में मान लीजिए कोई प्रतिरोध लगा है, जब तार में कोई धारा बहेगी, अगर उसको ऐसे संकेतित करते हैं कि विद्युत धारा, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये टर्मिनल बी है। ठीक है इसे बैटरी के एक धन सिरे से जोड़ दिया गया, इसे ऋण सिरे से जोड़ दिया गया। ठीक है, तब आपको पता होगा कि जो करंट बहता है वो धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर बहता है, तो वो जो यहाँ पर धारा बहेगी आई ए से बी की ओर। अब ध्यान दीजिए ए से बी की ओर, यहाँ दिशा पता चल रहा है कि ना, कि धारा ए से बी की ओर जा रही है। धारा किस ओर जा रही है, बी की ओर जा रही है। अभी जैसे कि हमने बताया कि वो अपने दोस्त के यहाँ, एक यहाँ जा रहा था जो 10 किलोमीटर दूरी थी, तो वो किस ओर जा रहा था, ए की घर की ओर। तब यहाँ पर विस्थापन जो हुआ था सदिश राशि हुई थी ना। इसी प्रकार देखिए ए कहाँ जा रहा है, बी की ओर, बी की ओर जा रहा है। इससे तो अगर ऐसे आपको इतना बता दिया जाए कि एक मतलब दो टर्मिनल है, उन्हें एक धन ध्रुव से ऋण ध्रुव से जोड़ा है और एक रजिस्टर है, जो धारा बह रही है ए टर्मिनल ए से बी की ओर बह रही है, तब बताइए कि ए अदिश राशि एक सदिश राशि। तब आप इतना पढ़े रहेंगे और वहां पर क्या करके आएंगे, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि, जो कि एकदम गलत होगा। अब इसे समझने के लिए यहाँ पर दिशा बता दिया गया, लेकिन ये अदिश राशि है। अब इसे देखिए, जैसे कि मान लीजिए दो तार हैं, दो तार हैं, जो दो तार हैं
वो कितने एंगल पे मान लीजिए मिल रहे हैं, यहाँ पर 90 एंगल पे मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहले तार में धारा बह रही है वो 4 एम्पियर की है, जो दूसरे तार में बह रही है वो 3 एम्पियर की है। अब जो इन दोनों तारों के एक अलग तार में, एक तार में समेट दिया गया। ठीक है, ये जो तीसरा तार है इसमें समेट दिया गया, तब इसमें धारा का मान कितना होगा? अगर हम गणित के अनुसार चलेंगे तब 4 एम्पियर इस तार में बह रही है, 3 एम्पियर इस धार, तब गणित के हिसाब से चलेंगे तब इसमें कितना हो जाएगा? 4 धन 3 बराबर 7 एम्पियर। ठीक है, गणित के हिसाब से चलेंगे 4 धन 3 बराबर 7 एम्पियर। लेकिन जब वेक्टर के नियम का पालन, यहाँ पर जब वेक्टर देखेंगे, अगर मान लीजिए हम रचना कर रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए इसका रिजल्टेंट खींच दें, तब एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, और हमारा जो वेक्टर के योग का नियम था वो क्या था? रिजल्टेंट बराबर वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए का स्क्वायर धन वेक्टर बी का स्क्वायर धन 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप कॉस थीटा, यहाँ पर हम इसलिए 90 लिए कि क्योंकि कॉस थीटा कट जाए, हमें आसानी पड़े, सरलता, यहाँ पर हमें हल करने में समय हमारा कम लगे। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर cos 90 लिए हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तब अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, जो परिणामी होगा इस तार में बहने वाली विद्युत धारा होगी, अगर इस हिसाब से निकालें वेक्टर के योग के हिसाब से, तब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जब यहाँ पर cos 90 होगा, cos 90 का मान 0 होता है, और यहाँ पर फिर इस पूरा पद 0 हो जाएगा, जिसे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और वेक्टर आर बराबर हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा 5 एम्पियर। कहने का मतलब अगर विद्युत धारा एक सदिश राशि होती, तब इस तार में विद्युत धारा बहनी थी, वो कितनी बहनी थी? यहाँ पर 5 एम्पियर बह रही थी, लेकिन बह कितनी रही है? 7 एम्पियर की धारा बह रही है। इस तार में 7 एम्पियर की धारा बह रही है, जो कि जो जुड़ा है, एक गणित के नियम से जुड़ा है, अर्थात जो विद्युत धारा है वो गणित के नियम का पालन करती है, और एक वेक्टर के योग का पालन नहीं करती। विद्युत धारा वेक्टर के योग के नियम का पालन नहीं करती, इसीलिए विद्युत धारा अदिश राशि है। और जब अगर यदि विद्युत धारा वेक्टर के योग का पालन करती, तब ये कौन सी राशि होती? सदिश राशि होती। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत विद्युत धारा से लेकर नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम देखेंगे सदिश में और उदाहरण ले रहे हैं जल्दी में। बल, इसे ऐसे लिखते हैं, वेक्टर एफ पढ़ते हैं। ठीक है, इसे वेक्टर एफ पढ़ते हैं। बल एक सदिश राशि है। अब कैसे सदिश राशि है आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए किसी का घर है और बाहर एक दरवाजा लगा है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है, अगर आप उससे कह दीजिए, मान लीजिए जो दरवाजा है ये अंदर की ओर ढकेलने पर ओपन होता है, अंदर की ओर जब इसे हम ढकेलते हैं तब ये खुलता है। मान लीजिए कोई आपके यहाँ मेहमान आया, आप उससे कहेंगे कि दरवाजे को खोलिए, मान लीजिए इस दरवाजे को खोलने में 5 न्यूटन का बल लगता है। अगर आप उससे कहेंगे कि 5 न्यूटन का बल लगाकर दरवाजे को खोलिए, तब वो आपकी पूरी बात को नहीं समझ पाएगा कि इस दरवाजे को किस दिशा में खोलना है। अगर आप उससे कहेंगे कि 5 न्यूटन का बल लगाकर आप अंदर की ओर इसे ढकेलिए, तब वो समझ जाएगा कि बल किस दिशा में लगाना है। यहाँ पर जो 5 न्यूटन का बल लगाना है वो किस दिशा में लगाना है? अंदर की ओर। जब आप अंदर की ओर लगाएंगे तब क्या होगा? आपका ये जो दरवाजा है ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, जिससे पता चलता है कि बल भी एक सदिश राशि है। यहाँ बल जो है इस पर दिशा का प्रभाव हो रहा है। अगर हम इसी 5 न्यूटन को अपनी ओर सामने की ओर खींचते तो दरवाजा नहीं खुलता। ठीक है, अब इसमें सदिश और अदिश में अन्य उदाहरण देख लीजिए। मूल राशियां हैं, जो मूल राशियां होती हैं वो कौन सी राशियां होती हैं? अदिश राशियां होती हैं, हमने आपको पहले बता दिया था, और इनका उदाहरण देख लीजिए। इसी तरह अब जैसे हो गया आवृत्ति,
आवृत्त क्या है? एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत धारा बता ही दिए। और विभव एक क्या है? अदिश राशि है। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। और यहाँ देख लीजिए, घनत्व एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है। दाब नहीं समझे? दाब को अगर हम कोई गुब्बारा फुलाएं, उसको चाहे जिस दिशा में रखकर अगर दबाएंगे, गुब्बारे को हम कंप्रेस्ड करेंगे, अगर उसे हम दबाएंगे तो किसी भी दिशा में लगा, अगर हम उसे एक नियत बल लगाकर अगर हम दबा रहे हैं, तो जब हम उसे किसी भी दिशा में रखकर दबाएंगे तो सेम दबेगा, कम ज्यादा नहीं होगा दिशा बदलने पर। इसलिए दाब का क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, आदि राशियां। अब इस तरफ उदाहरण देख लीजिए, सदिश राशियों के उदाहरण, जैसे बल हो गया, वेग, विस्थापन हमने पहले आपसे चर्चा की थी कि सदिश राशियां हैं। बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय बल क्षेत्र, सॉरी यहाँ पर चुंबकीय बल क्षेत्र होगा, और विद्युत बल क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, विस्थापन, वेग, भार आदि। ठीक है, जो अदिश और सदिश हेडिंग थी कंप्लीट हो गई। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।